नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर पी.के. चौधरी। आज हम हमारा टॉपिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के बारे में सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति होता है जो कि भारत का प्रथम नागरिक एवं संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और संवैधानिक प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति का जो उल्लेख देखें तो उसके पद का उल्लेख जो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। और अनुच्छेद 53 में जो संघ की कार्यपालिका शक्ति इसी में निहित होती है। उनसे 53 में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति इसी में निहित होती है और इसका प्रयोग राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। और राष्ट्रपति को जो तीनों सेनाओं का प्रधान कहा जाता है, जो वायु सेना, थल सेना और जल सेना है ना, इन तीनों सेनाओं का प्रधान किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। और इसका जो संघ की कार्यपालिका शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित होती है और इसका जो प्रयोग जो करेगा तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 और 55 में उसका उल्लेख दिया गया है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाएगा वो देखते हैं कि एक निर्वाचन मंडल द्वारा जो अप्रत्यक्ष, आनुपातिक व एकल हस्तांतरण मत पद्धति द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। जो निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन इसका उल्लेख अनुच्छेद 55 में दिया गया है। और इसका निर्वाचन जो कि अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक व एकल हस्तांतरण मत पद्धति द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं वो देखते हैं कि निर्वाचन जो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है उसमें जो निर्वाचित सांसद होते हैं, जो लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदस्य होते हैं, और विधानसभा से निर्वाचित सभी सदस्य होते हैं। और यूटी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो दिल्ली, जो पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन में जो निर्वाचित सांसद होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा सदस्य दोनों सदस्य होंगे और विधानसभा के सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। और केंद्र शासित प्रदेश से दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभा से निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अगर कोई भी विधानसभा भंग है तो वह राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं ले सकती। यदि किसी भी राज्य की विधानसभा भंग है तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगी। अब देखते हैं अनुच्छेद 55 में देखते हैं कि निर्वाचन मंडल के सदस्यों का मत मूल्य निकालना किस प्रकार से, जो निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं उनका जो मत मूल्य किस प्रकार से निकाला जाता है। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, जो उसके एमएलए, उसे एमएलए भी कहते हैं, एमएलए के मत का मूल्य किस प्रकार से निकाला जाएगा वो देखते हैं कि इसमें देखें हैं कि राज्य की कुल जनसंख्या जो कि 1971 के हिसाब से देखनी है। जो राज्य की कुल जनसंख्या 1971 के हिसाब से बट्टे जो राज्य में निर्वाचित एमएलए की संख्या, जैसे राजस्थान में एमएलए की संख्या कितनी है? 200 है। इसी प्रकार उसका जो राज्य की कुल संख्या 1971 में जो संख्या थी ना, उसके हिसाब से बट्टे में राज्य के जो निर्वाचित एमएलए की संख्या गुणा 1/1000 इस एमएलए का मत निकाला जा सकता है। और यदि हजार के उक्त जो गुणितों को लेने के बाद 500 से कम नहीं है तो सदस्य के मतों की संख्या एक और जोड़ दिया जाएगा। यदि 500 से कम नहीं है तो सदस्यों की संख्या में एक जो और जोड़ दिया जाएगा। और एमपी जो सांसद होते हैं, जो उसके जो लोकसभा के सदस्यों, राज्यसभा के सदस्यों, वहाँ इसका लोकसभा के सदस्यों का मत निकालना वो किस प्रकार निकालते हैं कि जो सभी राज्यों के एमएलए का जो कुल मत मूल्य है, जो सभी राज्य है ना उनके एमएलए का कुल मत मूल्य बटे जो निर्वाचित एमपी की संख्या, उस प्रकार से एमपी का मत मूल्य निकाला जाता है। और आधे से अधिक भिन्न को 1 गिना जाए। यदि किसी संख्या जैसे 1.7 आ गया तो इसको पूरा, आधे से अधिक उसको 2 गिना जाएगा, आधे से अधिक भिन्न को 1 गिना जाएगा और अन्य भिन्नों की अपेक्षा की जाएगी। और इसमें 84वें ए जब तक 2026 के पश्चात की गई जनगणना के सूचक आंकड़े प्रकाशित नहीं होते हैं और जनसंख्या का अर्थ 1971 की जनसंख्या है। 2026 में उसके बाद जनगणना के आंकड़े, नए आंकड़े तैयार होंगे, तब तक जो जनसंख्या का जो आंकड़ा 1971 के हिसाब से जनसंख्या ली जाती है। और जो इसके राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में देखते हैं क्या कुछ, इसमें एक निर्वाचन कोटा तय किया जाता है। इसमें देखते हैं कि निर्वाचन में डाले गए वैध मतों का कुल मूल्य बटे पदों की संख्या +1 और इसमें टोटल प्लस में 1 जोड़ दिया जाता है।
और जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम देखते हैं, इसमें क्या निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्यों को एक वोट डालने का अधिकार होता है, कि जैसे कि इसमें ना जो निर्वाचन मंडल में जो शामिल सदस्य है ना, जो केवल एक ही वोट डाल सकता है, उसके अलावा 2 वोट नहीं दे सकता, 1 वोट देने का उसको अधिकार होता है। वह उम्मीदवारों की संख्या के अनुरूप अपने मत पत्र में वरीयता क्रम का इंगित कर सकता है। जैसे कि राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार होते हैं, 2-3 उम्मीदवार होते हैं, वह अपने जो वरीयता क्रम में, जो कि इसको वरीयता क्रम में इसको इंगित करता है, इसको पहले इंगित उसको बाद में, इस प्रकार वरीयता क्रम में इसका जो वोटिंग की जाती है। और इसके प्रथम चक्र की गणना में प्रथम वरीयता प्राप्त उम्मीदवार को अगर निर्वाचन कोटा प्राप्त होता है तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, अन्यथा सेकंड चक्र की गणना शुरू हो जाती है। और इस बार उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह माना जाता है। वीवी गिरी जो कि सेकंड गणना में विजयी हुए थे, जो वीवी गिरी राष्ट्रपति हैं, जो दूसरी गणना हुई थी जो निर्वाचन मंडल के द्वारा, उसमें विजयी हुए थे। अब देखते हैं जो 16वें राष्ट्रपति चुनाव, देखते हैं इसमें क्या कुछ है। इसमें निर्वाचन मंडल के जो टोटल सदस्य 4809 सदस्य थे, 4809 सदस्य थे, जिसमेम विधायक जो सभी राज्यों के विधायक देखें तो 4033 विधायक थे, और सांसद जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, जिसमें लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 233 सदस्य थे। और जो सांसदों का मत मूल्य देखें तो 700 जम्मू कश्मीर इसमें शामिल नहीं है। यह पहली बार नहीं है कि किसी विधानसभा के विधायक राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे। वर्ष 1974 में 182 सदस्य गुजरात विधानसभा को नवनिर्माण आंदोलन के बाद मार्च में भंग कर दिया गया था, और जिसमें फखरुद्दीन अली मोहम्मद चुने गए थे। इसमें जो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली मोहम्मद चुने गए थे। और चुनाव का दिन जुलाई 18, जो चुनाव किया जाता है 18 जुलाई को किया जाता है। और रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है, जो निर्वाचन मंडल होता है उसका जो चुनाव का जो रिटर्निंग अधिकारी होता है PC मोदी, जो राज्यसभा का महासचिव था। और वोटों की गिनती जो कि 21 जुलाई की हुई थी। और जो अब देखें तो 15वीं जो राष्ट्रपति कौन बनी है, जो 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है, जो कि उड़ीसा के मयूरभंज जिले के आदिवासी गांव उमरखेड़ा की। ये प्रश्न जो हाईकोर्ट था ना, राजस्थान हाईकोर्ट में जो इसमें पूछा था कि द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस राज्य से है, उड़ीसा राज्य से है, इस प्रकार क्वेश्चन आया था। जो राष्ट्रपति 15वीं राष्ट्रपति है कौन, द्रौपदी मुर्मू, उनका संबंध किस राज्य से है, उड़ीसा के जो मयूरभंज जिला है उसके जो आदिवासी गाँव है उमरखेड़ा से उनका संबंध है। ये देखिए द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति चुनाव जीती, मुर्मू ने इसमें 2,96,626 वोट वैल्यू के अंतर से सिन्हा को हराया था। और द्रौपदी मुर्मू के बारे में देखते हैं कि यह पहली बार सर्वोच्च पद पर पहुंची है, आदिवासी महिला है सर्वोच्च पद पर पहुंची है। और जो राज्य की रणनीति के आगे बिखरे विपक्ष के वोट है, कई राज्यों में क्रॉस वोटिंग से पहले बदले समीकरण, इस प्रकार आप देख सकते हो द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति होगी, राष्ट्र की आदिवासी शक्ति। अब आगे देखते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसके चुनाव में जो निम्न कथन दिए गए वो कथन देखते हैं कौन क्या कुछ है। कि प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। जो विधायक होता है उस MLA होता है उसका वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि राजस्थान में विधायक का वोट का मूल्य अलग होगा, उड़ीसा में अलग होगा, मध्य प्रदेश में होगा। उसके जो विधायक प्रत्येक अलग अलग जो राज्यों के विधायक उनका वोट का मूल्य अलग अलग होता है। और लोकसभा के जो सांसद होते हैं उनके वोट का मूल्य राज्यसभा के सांसद के वोट मूल्य से, जो लोकसभा के जो लोकप्रिय सदन होती है लोकसभा, उसके जो वोट का मूल्य होता है राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उसके वोट के मूल्य से अधिक होता है। इसमें दोनों सही है। अब देखते हैं जो राष्ट्रपति पद की अवधि, देखते हैं अनुच्छेद जो 56 में राष्ट्रपति की अवधि जो अवधि देखें तो अनुच्छेद 56 में पदावधि, जो कि इसको यह पद धारण करने की 5 वर्ष तक रहता है। जो अवधि होती है राष्ट्रपति पद की अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष की होती है। जो राष्ट्रपति पद की अवधि अनुच्छेद कौन से में, अनुच्छेद 56 में दी गई है। और राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देता है। और यह सूचना जो उपराष्ट्रपति सूचना किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देता है कि राष्ट्रपति त्याग दे रहा है, त्याग पत्र दे रहा है, जो उपराष्ट्रपति को देगा। और सूचना जो उपराष्ट्रपति होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। और संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए
महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग कब कौन से अनुच्छेद में उसका उल्लेख है? महाभियोग का अनुच्छेद 61 में यदि संविधान का वह अतिक्रमण करा है तो उस पर महाभियोग द्वारा उसको पद से पहले भी हटाया जा सकता है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में। और पदावधि अवधि देखें, जो समय काल देखें, कार्यकाल देखें तो अनुच्छेद 5 में दिया गया है। और पदावधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद धारण करेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यदि उसका पदावधि उसका कार्यकाल पूरा हो गया है, यदि दूसरा उत्तराधिकारी जब तक पद ग्रहण नहीं करा तब तक वह राष्ट्रपति पद पर बना रहता है। और जो वह पद पर कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। जो अनुच्छेद 57 में उसका लेख है कि राष्ट्रपति है वह अपने पद पर कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। और जो राष्ट्रपति जो महाभियोग द्वारा हटाया जा अनुच्छेद 56 में कहा गया है जो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और अनुच्छेद 61 में देखते हैं जो महाभियोग की प्रक्रिया कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया किस प्रकार से उसको हटाया जाता है, उसमें अलग क्या इसमें क्या प्रक्रिया रहता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में वो प्रक्रिया देखते हैं कि महाभियोग का आधार क्या रहता है। कि महाभियोग का आधार रहता है कि उसने संविधान का अतिक्रमण किया है जिस कारण उस पर महाभियोग चलाया जाता है। और यह शब्द परिभाषित नहीं है, अभी तक जो संविधान का अतिक्रमण किया वो यह शब्द कोई परिभाषित नहीं है। अब देखते हैं महाभियोग की प्रक्रिया देखते हैं, उसका महाभियोग का प्रस्ताव कब रखा जाता है, कौन से सदन में रखता है, इसमें लोकसभा सदस्य शामिल होते हैं या राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, कौन यह प्रस्ताव रख सकता है, वो सभी हम देखें कि महाभियोग की प्रक्रिया में देखते हैं कि यह प्रस्ताव कौन रखता है। ये जो महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में रखा जा सकता है, राज्यसभा और लोकसभा किसी भी सदन में इसका प्रस्ताव रखा जा सकता है। और इसमें जरूरी होती है कि इसमें एक शर्त होती है कि जो कुल सदस्य संख्या के न्यूनतम 1/4 सदस्यों पर इस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। जो कुल सदस्य संख्या है जैसे राज्यसभा लोकसभा जो कुल सदस्य संख्या उसका 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। और जो राष्ट्रपति को 14 दिन पूरे इसकी सूचना यदि किसी राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है तो राष्ट्रपति को उससे पूरा महाभियोग प्रक्रिया से पहले उसे 14 दिन पहले उसको सूचित किया जाएगा। और जो अभियोगकर्ता सदन में इसका महाभियोग चलाया जाए। और मतदान यदि किसी भी कुल जनसंख्या का 2/3 बहुमत से यदि पारित हो जाता है तो महाभियोग प्रक्रिया से इसको हटाया जा सकता है। इसमें 1/4 सदस्य हो तो हस्ताक्षर चाहिए, जो प्रस्ताव रखने के लिए 1/4 सदस्यों का प्रस्ताव हस्ताक्षर चाहिए और 14 दिन पहले उसको पूरे सूचित किया जाएगा। यदि हस्ताक्षर हो, यदि महाभियोग की प्रक्रिया चालू हो गई, यदि उसके बाद 2/3 यदि बहुमत से पारित हो जाता है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे हटाया जा सकता है। और इसकी जांचकर्ता सदन देखते हैं, जांच कौन करेगा, मतदान की जांच कौन करेगा। यदि कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से यह पारित हो जाता है तो महाभियोग सिद्ध हो जाएगा और राष्ट्रपति स्वतः ही पद से मुक्त हो जाता है। और जो इसमें जांचकर्ता सदन में देखें तो जो अभियुक्त द्वारा प्रतिनिधि को भेजकर अपना पद रखा जा सकता है। यह एक अर्ध न्यायिक शक्ति है यह एक अर्ध न्यायिक शक्ति है। यह देखें तो एक अर्ध न्यायिक शक्ति होती है और राज्यों में भूमिका नहीं होती है, मनोनीत सदस्यों की भूमिका होती है। भारत में अब तक राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया। जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं गया है। और जो महाभियोग की प्रक्रिया जो मनोनीत सदस्यों के में जो मनोनीत सदस्य होते हैं उसकी भूमिका होती है। और जो महाभियोग की प्रक्रिया में जो राज्यों की इसमें कोई भूमिका नहीं होती, जो MLA होते हैं उनकी कोई भूमिका नहीं होती, इसमें लोकसभा और राज्यसभा इसी की भूमिका होती है। वह एक अर्ध न्यायिक शक्ति है। जो महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक शक्ति है। अब देखते हैं पद रिक्ति के पश्चात। अब देखते हैं जो पद रिक्ति के जो यदि राष्ट्रपति ने पद रिक्त कर दिया है, जो अनुच्छेद 62 में उसका उल्लेख किया गया है, उसने पद रिक्त किया, उसके पश्चात क्या होता है कि सामान्य कार्यकाल की समाप्ति पर हो सकता है असामान्य स्थान रिक्त होना। जैसे यदि सामान्य कार्यकाल जैसे उसका कार्यकाल पूर्ण हो गया है वह जो उसके बाद में उसकी समाप्ति हो रही है और समाप्ति से पूर्व निर्वाचन होगा और किन्हीं कारणों से निर्वाचन नहीं राष्ट्रपति द्वारा कंटिन्यू रखा जाएगा। और असामान्य जैसे उसने त्यागपत्र दे दिया है, उसका पद रिक्त हो गया है और उसी यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, यदि उसका निर्वाचन करना उसके महाभियोग द्वारा हटाया गया है उसके बारे में कहा गया है। और यदि रिक्त हो गया है, उसका पद रिक्त हो गया है तो उसको 6 महीने पूर्व निर्वाचन कराया जाएगा और जो इसका कार्यवाहक राष्ट्रपति चुना जाएगा। जो इसमें 6 महीने तक जब निर्वाचन द्वारा
राष्ट्रपति नहीं चुना जाता है तो उसमें कार्यवाहक राष्ट्रपति चुना जाएगा, वह उसको राष्ट्रपति का पद धारण करता है, उसके 6 महीने बाद निर्वाचन होता है तो नया राष्ट्रपति बन जाता है। और एम जो दियालुतुल्ला है, जो एकमात्र जज जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, इसमें जो एम दियायतुल्ला है जो एकमात्र जज थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब जो राष्ट्रपति की योग्यताएं देखते हैं, उसकी अर्हता योग्यताएं, जो राष्ट्रपति की योग्यताओं का अनुच्छेद 58 में उल्लेख दिया गया है। राष्ट्रपति की योग्यताओं का अनुच्छेद 58 में उसका उल्लेख दिया गया है। उसमें योग्यता क्या होती है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु सीमा देखें तो वह 35 वर्ष का उसने 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, उसकी आयु सीमा देखें। और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, लोकसभा सदस्य उसमें 25 वर्ष होनी चाहिए। इसमें साफ लिखा है कि 35 वर्ष हो सकता है। जो लोकसभा की अन्य योग्यताएं होते हैं वह भी योग्यता होनी चाहिए। और लाभ का पद धारण नहीं करता है, वह किसी भी लाभ का पद पर धारण नहीं हो। और इसमें देखते हैं और इसका स्पष्टीकरण देखते हैं, जो इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए कोई भी व्यक्ति केवल इस कारण को कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा यदि वह संघ या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है। और अब राष्ट्रपति पद की शर्तें देखते हैं। जो राष्ट्रपति जो अर्हताएं देखें, योग्यता देखें तो अनुच्छेद 58 में है, जो शर्तें देखें तो अनुच्छेद 59 में है। और राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें क्या वो देखते हैं कि यदि संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, वह राष्ट्रपति निर्वाचन पद ग्रहण की तारीख से सदन से मुक्त होगा। यदि भी कोई भी सदस्य, यदि वह सदन का या किसी भी विधानमंडल का जो MLA कह सकते हो, विधानसभा का सदस्य है, तो वह राष्ट्रपति यदि बनता है तो वह अपने पद से रिक्त माना जाएगा, वो पद नहीं रहेगा। राष्ट्रपति सिर्फ राष्ट्रपति बनेगा, वह न तो वह संसद का सदस्य बन सकता है और न ही वह जो विधानसभा का सदस्य रह सकता है किसी भी राज्य का। और राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा और राष्ट्रपति बिना किराए दिए गए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। और दूसरी अनुसूची में जिसके वेतन भत्ते, उसका वेतन 50,000, इसको वेतन 5 लाख रुपये जो मंथली जो सैलरी होती है राष्ट्रपति की, जो 5 लाख रुपये होते हैं। और जो वेतन भत्ते की जो इसकी जो उल्लेख है, जो दूसरी अनुसूची में इसका वेतन भत्ते पेंशन का उल्लेख है और पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। और जो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में दिया गया है। राष्ट्रपति के शपथ का जो उल्लेख पद के बारे में देखें तो 59 में, अर्हता योग्यता देखें तो 58 में देख सकते हो, और शपथ देखें तो अनुच्छेद 60 में कि प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसने कृत्यों का निर्वहन कर रहा है और भारत के जो CJI या उसकी अनुपस्थिति में ऐसी के उपलब्ध में जस्ट न्यायाधीश के समक्ष यह स्पष्ट लेता है। इसमें क्या कहता है कि मैं अमुक, आप नाम लिख सकते हो कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति का पद का कार्यपालन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और परीक्षण करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूँगा। यह राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। इसमें अपना नाम लिख देता कौन राष्ट्रपति बनेगा वो। और राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखें, राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति शक्तियाँ जैसे कार्यकारी शक्ति देखें तो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53 में जो कार्यपालिक शक्ति है ना, अनुच्छेद 53 में दी गई है। और जो है भारत के सरकारों का जो संचालन राष्ट्रपति के नाम से अनुच्छेद 77 में दिया गया। जो भारत के सरकार के जो कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से करता है तो वह अनुच्छेद 77 में उसका उल्लेख दिया गया है। और बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बना, जो यदि किसी ने जो संसद में बहुमत दल नेता होता है, जो लोकसभा में बहुमत दल नेता होता है, उसे वह प्रधानमंत्री बनाता है, वो अनुच्छेद 75 में दिया गया है। और मंत्रियों की नियुक्ति जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कह सकते या जो प्रधानमंत्री की सलाह पर वह मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। और जो पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है और राज्यपाल जो यूटी में प्रशासन की नियुक्ति जो पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल सभी राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यूटी के प्रशासन की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल जो राष्ट्रपति करता है। पदाधिकारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और बहुमत दल का नेता को प्रधानमंत्री बनाता है, वो अनुच्छेद 75 में बताया गया है। और मंत्रियों की नियुक्ति जो प्रधानमंत्री की सलाह
पर करेगा। और भारत सरकार के जो कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है अनुच्छेद 77 में उसका उल्लेख है। और जो कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है उसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में है। और राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ देखें तो वह भारत राष्ट्रपति की तीनों सेनाओं, दो थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। वह तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति, जो थल सेना, वायु सेना, जो जल सेना है, इन तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तीनों सेनाओं का, इसलिए उसे प्रधान भी कहा जाता है। और दूसरे देशों के साथ यदि युद्ध या युद्ध विराम होने पर घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। यदि दूसरे देशों के साथ युद्ध करना है या युद्ध को विराम करना है, इसकी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करता है। इसकी कूटनीति देखें तो कि यह देश का राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जो अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते के उसके नाम से जो अंतर्राष्ट्रीय संधि की जाती है और उसके साथ दूसरे देशों के साथ संधि या समझौता किया जाता है, वह राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। वह राजदूतों और उच्च आयुक्तों को दूसरे देश भेजता है और अन्य देशों के राजदूत और उच्च आयुक्तों का स्वागत भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वह अपने राजदूतों को या उच्च आयुक्तों को दूसरे देश भेजेगा और दूसरे देश से यदि को राजदूत या उच्च आयुक्त आता है उसका स्वागत का कार्य भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसके राष्ट्रपति नायक शक्तियाँ देखते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है, जो भारत के मुख्य हाईकोर्ट की जो न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। जो अनुच्छेद 124 में उसका उल्लेख है, अनुच्छेद 124 में उल्लेख है कि भारत का राष्ट्रपति हाईकोर्ट उच्च न्यायाधीश का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जामों में भी। और जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करेगा? जो राज्यों में जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं ना, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। तदर्थ और न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश और न्यायालय का स्थान। और राष्ट्रपति अपने कार्य और निर्णय के लिए उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। जो राष्ट्रपति होता है अपने कार्य निर्णय, यदि कोई भी कार्य कर रहा है, यदि कोई निर्णय लेता है, जो उच्चतम न्यायालय से निर्णय जो सलाह लेगा, वो अनुच्छेद 143 में कहा गया है, परंतु उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, सिर्फ वह सलाह लेता है। यदि किसी हाईकोर्ट ने ये मान लीजिए को बात कह दी है, ये इस प्रकार कोई कार्य करना है, वह माने न माने वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है और वह सलाह लेता है। वह अनुच्छेद 143 में कहा गया है, परंतु उसे मानने के लिए, सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और जो अनुच्छेद 72 में कहा गया क्षमादान की शक्ति किसके पास होती है? कि जो अनुच्छेद 72 में कहा है कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है। वह जो क्षमा होती है, क्षमा आदि और कुछ मामलों को दंडादेश में निलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण की शक्ति जो सजा है उसको कम कर सकता है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं। वो करता है कि जो अपराध के लिए जो दोषी करार दिए गए हैं, जो व्यक्ति को राष्ट्रपति व्यक्ति को दंड को उसको क्षमा कर सकता है या उसको प्रतिलंबन कर सकता है, उसको विराम उसको एक बार कम कर सकता है, परिहार करने की क्षमता, दंडादेश देने की निलंबन में शक्ति होती है, परिहार, लघुकरण आदि प्रदान की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। और यह जो 5 प्रकार की शक्ति होती है जो राष्ट्रपति की, जो क्षमा की, लघुकरण की, परिहार की, विराम की, प्रतिलंबन, इसमें देखते हैं कि क्षमा में क्या होता है। क्षमा होता है कि जो पूरा अपराध होता है उसको पूरे तरह से मुक्त कर दिया जाता है, पूरी तरह से मुक्त करना, क्षमा कर दिया, इसको क्षमा कर दिया। लघुकरण का होता है कि उसकी प्रकृति बदल दी जाती है, जैसे कि मृत्युदंड है, उसको जैसे कठोर कारावास, उसको मृत्युदंड दिया, उसको वह कठोर कारावास में बदल सकता है या साधारण कारावास में बदल सकता है। परिहार होता है जिसकी मात्रा को कम करना, जैसे यदि किसी को 5 साल का कठोर कारावास दिया, उसको 2 वर्ष को कारावास कर सकता है, परिहार मतलब कि कम कर दिया। लघुकरण को उसको प्रकृति बदलना, जैसे कि मृत्युदंड को कारावास में बदलना। परिहार होता है जिसकी जैसे कि 5 साल को सजा दी, उसको बाद में 2 साल करना। और विराम होता है यदि किसी भी व्यक्ति के जो विशिष्ट अवस्था के कारण मात्रा प्रकृति बदलना, जैसे महिलाओं की गर्भावस्था, यदि किसी महिलाओं की गर्भावस्था है उसको जो विराम एक बार के लिए, जैसे कोई महिला गर्भावस्था में उसको सजा होगी, एक बार उसको बाद में उसको सजा दी जाएगी गर्भवती होने के बाद में, बच्चा होने के बाद में। प्रतिलंबन होता है कि मृत्युदंड जो अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया, जैसे कि 2 दिन बाद में मृत्युदंड है, उसको कहा कि एक बार के लिए मृत्युदंड बंद कर मत दो और बाद में इसको मृत्युदंड दिया जाएगा। प्रतिलंबन कर दिया, मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर एक बार निलंबित कर दिया जाता है। अब राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल में क्या है कि जो संविधान का जो उसमें तो
उसमें जो समाधान की, जो राष्ट्रपति की समाधान की तो शक्ति अनुच्छेद 72 में दी गई, और जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल की शक्ति जो कि अनुच्छेद 61 में जो समाधान की शक्ति प्रदान की गई राज्यपाल को, जो राज्य का राज्यपाल होता है ना, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जिस प्रकार पूरे देश में जो राष्ट्रपति का स्थान होता है, उसी प्रकार राज्य में किसका स्थान होता है? राज्यपाल का होता है। जो राज्यपाल की शक्ति क्या है? अनुच्छेद 61 में समाधान की शक्ति प्रदान करता है। और राज्यपाल राज्य के जो विधि विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति के संदर्भ में यह शक्ति रखता है। और राज्यपाल जो मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को होता है, राज्यपाल को नहीं होता है। और राज्यपाल को मृत्युदंड क्षमा करने का कोई अधिकार नहीं होता है। राज्यपाल जो मृत्युदंड को निलंबित कर सकता है, या दंड अवधि को कम करना, या दंड का स्वरूप बदल सकता है। इसकी प्रक्रिया देखते हैं कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने से शुरू होती है। इसकी जैसे कि यदि को क्षमा कराना है, जैसे मृत्युदंड को कम करना है, या मृत्युदंड को कारावास, कठोर कारावास या साधारण वास में बदलना है, या मृत्युदंड को मुक्त करना है, उसकी प्रक्रिया देखते हैं किस प्रकार से यह काम किया जाता है। जो अनुच्छेद 72 है उसमें जो राष्ट्रपति के पास ये जो दया याचिका दायर की जाती है, करना शुरू होती है, उसके बाद होता है क्या है कि याचिका पर विचार करने के लिए उसका जो गृह मंत्रालय को, जो याचिका गृह मंत्रालय को भेज जाती है। और जिसके बाद जो संबंधित राज्य होते हैं, वो सरकार से संबंधित राज्य होता है, जैसे राजस्थान है, वहाँ से कोई याचिका गई, उसे संबंधित राज्य से उस सरकार से सलाह ली जाती है कि गृह मंत्री की सिफारिश पर परामर्श के बाद याचिका राष्ट्रपति को वापस भेज दी जाती है। गृह मंत्री उस पर सिफारिश करता है और परामर्श करता है, उसके बाद यह याचिका राष्ट्रपति को वापस भेज जाती है। जो कि मारूराम बनाम भारत बनाम संघ मामले 1980 की बात है कि जिसमें भारत का सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 72 के तहत शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह पर किया जाना चाहिए, न कि राष्ट्रपति द्वारा अपने विवेक से, और राष्ट्रपति के लिए यह सलाह बाध्यकारी है। अब देखते हैं जो अनुच्छेद 111 में क्या बात है कि इसमें विधेयकों पर अनुमति, जो वीटो शक्ति होती है, वीटो शक्ति कि विधेयक होते हैं उस पर राष्ट्रपति अनुमति देता है या नहीं देता है, या अपने पास रख सकता है, इसमें वीटो शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। वीटो शक्ति अनुच्छेद 111 में है कि संसद द्वारा जो पारित कोई भी विधेयक है, कि संसद द्वारा यदि कोई भी विधेयक है, उस पर राष्ट्रपति के पास जो आता है, और राष्ट्रपति उसे क्या कर सकता है? उसे स्वीकृति भी दे सकता है, उसे अस्वीकृत भी कर सकता है, या पुनर्विचार को लौटा सकता है, या कुछ नहीं करना। इसमें यदि स्वीकृति दे देता है तो विधेयक पास हो जाता है, यदि अस्वीकृत देता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है। उसकी स्वीकृति, राष्ट्रपति ने स्वीकृति नहीं दी है तो विधेयक समाप्त हो जाएगा, स्वीकृति देती है तो विधेयक पास हो जाएगा। यदि वह संसद को वह पुनर्विचार को, इसको आप दोबारा विचार करो, यदि लौटा देता है तो, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात जब दोबारा आता है तो निर्मित वीटो धन विधेयक इसमें ये निर्मित हो जाता। और यदि कुछ नहीं करेगा तो पॉकेट वीटो कहता है, जिसमें इसमें कुछ नहीं करे। और जब पहली बार जो पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया? ज्ञानी जेल सिंह ने, जो 1986 का भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक था, भारतीय जो डाकघर संशोधन विधेयक था, जो ज्ञानी जेल सिंह ने जो विधेयक है उस पर कुछ नहीं किया, उसी पॉकेट वीटो शक्ति का। अब जो अनुच्छेद 123 में क्या है कि राष्ट्रपति के पास जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है कि जब संसद का सत्र न चल रहा हो और आवश्यक विषय पर कानून बनाने की जरूरत है, यदि संसद है, जैसे लोकसभा राज्यसभा का अब एक बार सत्र नहीं चल रहा है और आवश्यक पड़ गई कि कोई कानून बनाना है, तो उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। इसमें केस फेस्ट में देखते हैं कि उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हो, यदि किसी समय राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं और जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करने के लिए आवश्यक हो तो है इस अध्यादेश प्रकाशित कर सकेगा और उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो। और जीवन काल क्या होता है? सत्र शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह में अनुमोदन आवश्यक, अन्यथा स्वतः खत्म हो जाता है। सेकंड केस में देखते हैं कि जो प्रख्यातित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद की अधिनियम का होता है, किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश है कि संसद के दोनों सदनों में के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर, या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले दोनों सदनों उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देते हैं।
और इनमें से दूसरे संकल्प के पारित होने पर परिवर्तन में नहीं रहेगा। और राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया, जो अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा कभी भी किसी भी टाइम वापस लिया जा सकता है। जब संसद के सदन भिन्न भिन्न तारीख को पुनः समन्वित होने के लिए आहूत किए जाते हैं तो वहाँ इस खंड के प्रयोजनों के लिए 6 सप्ताह की अवधि की गणना उन तारीखों में से पश्चातवर्ती तारीख से की जाएगी। केस थर्ड में देखते हैं कि यदि जहां इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबंध करता है जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद इस संविधान के अधीन सक्षम नहीं है तो वहां अध्यादेश शून्य होगा। केस देखते हैं जो कुपुर मामला 1970 में था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसमें न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसमें न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कुपर मामला 1970 और 38वें संविधान संशोधन 1975 मवाद के अनुसार जब यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम व मान्य होगी और न्यायिक समीक्षा से परे है। और 44वां संविधान संशोधन उसमें कहा गया कि इस उपबंध को समाप्त कर दिया जाए, अतः राष्ट्रपति की संतुष्टि को सद्भाव के आधार पर न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। और संविधान संशोधन पर अध्यादेश नहीं आता है। अध्यादेश के लिए कार्य वैलिड होते हैं। अध्यादेश पिछली तिथि से प्रभावी होता है। राष्ट्रपति केवल संघ और समवर्ती सूची पर ही अध्यादेश ला सकता है। आपातकाल में राज्य सूची पर भी अध्यादेश ला सकता है। अब पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति। अब हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो इसका उल्लेख राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63 में दिया गया है। इसके 2 रूपों में कार्य होता है। कौन कौन से? उपराष्ट्रपति के रूप में इस कार्य नहीं, जो उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य नहीं होता है। जो इसका जो कार्य होता है, जो एक राज्य का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति करता है। कि यह जो अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का कार्य होता है। अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इसका कार्य होता है और उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक तारीख से वो राष्ट्रपति को अपने कृत्यों को फिर से संभालता है और राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ, उपलब्धियाँ, भत्ते और विशेष अधिकार का भी हकदार होता है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनता है। और इसका निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में इसका दिया गया है। निर्वाचन किस प्रकार होगा? निर्वाचन मंडल में कौन कौन सदस्य शामिल होंगे? दोनों सदस्य राज्यसभा और लोकसभा के दोनों निर्वाचित और मनोनीत, इसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होंगे और एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा के माध्यम से इसका निर्वाचन किया जाएगा। इसमें जो उपराष्ट्रपति होता है ना, उसमें जो MLA होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। और इसमें 20 प्रस्ताव और 20 अनुमोदक होते हैं। पात्र कौन होता है? उपराष्ट्रपति बनने का पात्र होता है 35 वर्ष न्यूनतम उसने पूरी कर ली हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जो राष्ट्रपति बनने के लिए तो लोकसभा का सदस्य योग्यता रखती हो और उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभ का पद कोई भी धारण नहीं किया हो। त्यागपत्र जो शपथ किसके समक्ष लेता है? राष्ट्रपति के समक्ष। जो उपराष्ट्रपति होता है त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देता है। और शपथ भी इसको कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, जो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा। और कार्यकाल जो उपराष्ट्रपति है उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। और जो अनुच्छेद इसका उल्लेख अनुच्छेद 67 में है, 67 में। और 14 दिन पूरे सूचना पर ही राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित जो प्रस्ताव और लोकसभा में जो साधारण बहुमत से प्रस्ताव से इसे जो उपराष्ट्रपति है उसको उठाया किस प्रकार जा सकता है। और राज्यसभा में तो प्रभावी बहुमत होना चाहिए और लोकसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसको उपराष्ट्रपति को उठाया जा सकता है। और राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति का औपचारिक आवास है। जो राष्ट्रपति भवन होता है राष्ट्रपति का औपचारिक आवास होता है जो रायसीना हिल्स दिल्ली में स्थित है। जो रायसीना हिल्स दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन स्थित है। और शिमला में देखें तो छरबरा के निकट राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन निवास स्थित है और इसका नाम द रिट्रीट है। और इसके अलावा हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम भी राष्ट्रपति का अस्थायी निवास है। और सबसे पहले राष्ट्रपति देखें तो राधा कृष्ण बने थे, उसके बाद गिरी।